डियर स्टूडेंट, मैं राहुल सक्सेना। आप बेटा 11th की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। आपका टॉपिक चल रहा है त्रुटि, ठीक है, जिसमें आपने कल भागफल में त्रुटि तक पढ़ लिया। आज आपका टॉपिक है घात के प्रकरण में त्रुटि। आज आपका जो टॉपिक है वो है बेटा घात के प्रकरण में त्रुटि। देखो, अगर कोई भौतिक राशि इस तरह से दी जाए कि P बराबर A की घात स्मॉल p, B की घात स्मॉल q और C की घात स्मॉल r, ठीक है। तो बेटा इसमें होता है कि P की आपेक्षिक त्रुटि बराबर होती है, P आगे आ जाएगा डेल्टा A की आपेक्षिक त्रुटि प्लस Q आगे आएगा डेल्टा P की आपेक्षिक त्रुटि और R आएगा डेल्टा C की अपेक्षित त्रुटि, ठीक है बेटा। यानी ये आपका इस तरह से आता है कि हम कह सकते हैं P की प्रतिशत त्रुटि बराबर स्मॉल p ब्रैकेट में A की प्रतिशत त्रुटि प्लस Q, ये आएगा आपका बेटा B की प्रतिशत त्रुटि प्लस R और ये आएगा आपका बेटा C की प्रतिशत त्रुटि। वास्तव में अगर आप इसे समझो बेटा तो देखो ये आपका वही है जो गुणा भाग वाले है। क्यों? A की पावर T लिखने का मतलब क्या है? A गुणा A कब तक P टाइम। B की पावर Q लिखने का मतलब क्या है कि B गुणा B कब तक Q टाइम। और C की पावर R लिखने का मतलब क्या है? C गुणा कब तक R टाइम। ठीक है बेटा। और आप जानते हो योग में क्या होता है, आपेक्षिक त्रुटि कह दूं मैं, या फिर मैं कह सकता हूं कि उनकी प्रतिशत त्रुटि योग के समान होती है। तो ये वही आ रहा है। तो ये है आपका घात के प्रकरण में त्रुटि। ये आपका घात के प्रकरण में त्रुटि। अब आप इसका एक सवाल देखो बेटा, इसका एक सवाल देखो। कोई भौतिक राशि P ABC पर निम्न प्रकार निर्भर करती है। P बराबर आपको दिया है A B²/C, जहां A, B, C की प्रतिशत त्रुटि 1% है। A व B की प्रतिशत त्रुटि 1% है। तो P की प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। P की प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो, ये आपका सवाल है बेटा। जब आप इसके लिए सूत्र बनाओगे तो क्या हो जाएगा, P A के ऊपर कितनी घात है, 1 की 1। इसके आप सूत्र बनाओगे तो क्या होगा, P की प्रतिशत त्रुटि बराबर A के ऊपर 1 की घात है, घात ही आ गई। तो यहां हम लिखेंगे A की प्रतिशत त्रुटि प्लस 2, ये आ गया। यहां लिखेंगे B की प्रतिशत त्रुटि प्लस 1 यहां आ गया। यहां लिखेंगे C की प्रतिशत त्रुटि। ठीक है बेटा। अब आप देखो P की प्रतिशत त्रुटि बराबर 1, A की प्रतिशत त्रुटि क्या है 1, B की प्रतिशत त्रुटि क्या है 1, C की प्रतिशत त्रुटि क्या है 1। तो ये आपका हो गया 1 + 2 + 1 यानी 4%।
ये घात के प्रकरण में त्रुटि है बेटा। आपको ए बी सी इस तरह की जो राशियां दी जाती हैं उनके ऊपर जो भी घात हो वो आगे आ जाती है। और ए की प्रतिशत त्रुटि इसमें 2 आगे आ गया, बी की प्रतिशत त्रुटि इसमें 1 आगे आ गया और ये बना सी की प्रतिशत त्रुटि। ठीक है बेटा, इस तरह से आपका ये निकल के आया। आपका अगला जो टॉपिक है बेटा वो है सार्थक अंक। अगला जो टॉपिक है वो है सार्थक अंक। अगला आपका टॉपिक है बेटा सार्थक अंक। सार्थक अंक कैसे कहते हैं? सार्थक अंक कैसे कहते हैं? किसी संख्या में आने वाले सभी निश्चित अंक और प्रथम अनिश्चित अंक को सार्थक अंक कहते हैं। आपने जैसे बेटा कोई संख्या लिखी तो उसमें जितनी भी निश्चित अंक हैं वो सब, और जो पहला एक अनिश्चित अंक है वो हमारा कहलाता है सार्थक अंक। कि लेकिन किसी संख्या में सार्थक अंक बताने के कुछ नियम है। किसी संख्या में सार्थक अंक बताने के कुछ नियम है। हम उन नियमों को देखेंगे। सार्थक अंक बताने के नियम क्या है हमारे। जैसे पहला नियम, वे सभी अशून्य अंक सार्थक अंक। अगर कोई संख्या ली जाए जिसमें सभी अशून्य अंक, अगर हम कोई संख्या लें तो आप देखो उसमें जितने भी अशून्य अंक होते हैं वो सब सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, अब हम जो पढ़ रहे हैं बेटा वो आप पढ़ रहे हो सार्थक अंक के नियम। ठीक है, नियम में आपने नंबर 1 पढ़ा। क्या नंबर 1 ये कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। सभी अशून्य अंक जो होते हैं सार्थक अंक होते हैं। कहने का मतलब ये बेटा जैसे कोई संख्या ये लिखी है, ठीक है, अब इसमें अशून्य अंक कितने हैं? 1 2 3। तो मैं ये कहूंगा इसमें जो सार्थक अंक हैं वो 3 है। अगर कोई संख्या इस तरह से लिखी है, दशमलव है उसमें, लेकिन सार्थक अंक कितने? 1 2 3 4 5। तो हम ये कहेंगे इसमें जो सार्थक अंक हैं वो 5 है। किसी संख्या में आने वाले सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। दोबारा सुनो बेटा एक बार परिभाषा। सार्थक अंक की परिभाषा क्या है? किसी संख्या के सभी निश्चित अंक और प्रथम अशून्य अंक सार्थक अंक कहलाता है। किसी संख्या में आने वाले सभी निश्चित अंक और प्रथम अनिश्चित अंक हमारे क्या कहलाते हैं बेटा? सार्थक अंक कहलाते हैं। ठीक है, सार्थक अंक के नियम। सार्थक अंक के नियम में पहला नियम बेटा, सार्थक अंक के नियम में पहला नियम क्या है? कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ये 2 एग्जाम्पल लिखे कि भाई 213 लिखा हुआ है, तो जितने भी अशून्य अंक है वो सब क्या है? सार्थक अंक है। ठीक है, एक दूसरा नियम इसका बेटा, दूसरा नियम अशून्य अंक के बीच का शून्य के शून्य सार्थक अंक। दूसरा नियम ये कि अगर अशून्य अंकों के बीच में शून्य आ जाए तो वो सभी सार्थक अंक होते हैं। जैसे मान लो आपने लिखा 207, तो ये जो 0 है वो अशून्य अंकों के बीच में है, तो इसमें जो सार्थक अंक होंगे आपके वो 3 होंगे। ठीक है, अगर आपने ऐसे लिखा 1.024 दशमलव है तो भी ये दोनों के बीच में, तो भी ये कितने होंगे? 4 होंगे। सार्थक अंक 4। तो अशून्य अंक के बीच आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। ये इसका दूसरा नियम हो गया बेटा। पहला नियम क्या था आपका? पहला नियम यह था कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। दूसरा नियम क्या है बेटा? कि अशून्य अंकों के बीच आने वाला शून्य सार्थक अंक होता है। दूसरा नियम क्या था बेटा? कि अशून्य अंकों के बीच आने वाला शून्य सार्थक अंक
होता है। ठीक है, अब आप देखो इसका तीसरा नियम। अब आप देखो बेटा इसका तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम ये कि यदि संख्या एक से छोटी हो, तीसरा नियम ये यदि संख्या एक से छोटी हो, यदि संख्या एक से छोटी हो तो दशमलव बिंदु के, अगर संख्या एक से छोटी हो तो दशमलव बिंदु के दाईं ओर, दशमलव बिंदु के दाईं ओर और प्रथम अशून्य अंक के बाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते। यदि संख्या एक से छोटी हो, यदि संख्या एक से छोटी हो तो दशमलव बिंदु के दाईं ओर और प्रथम अशून्य अंक के बाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते। तो कहने का मतलब क्या, अगर संख्या एक से छोटी है तो संख्या इस तरह से होगी 0 दशमलव करके। यदि संख्या बेटा एक से छोटी है तो संख्या इस तरह से होगी 0 दशमलव करके। अब जब मैं इसे लिखूंगा, अगर मान लो 003, ठीक है, तो इसमें जो सार्थक अंक रह जाएंगे, आपने क्या लिखा है, यदि संख्या एक से छोटी हो, जब छोटी होगी तो यहां तो 0 आएगा ही आएगा, दशमलव बिंदु के दाईं ओर, ये दाईं ओर, और प्रथम अशून्य अंक, ये आपका प्रथम अशून्य अंक, इसके बाईं ओर, तो ये जो 0 है ये सार्थक अंक नहीं होते। तो इसमें जो सार्थक अंक होंगे वो कितना होगा, 1 होगा। लेकिन बेटा अगर ये इस तरह से लिखा हो जैसे 0.0204, ठीक है, तो इसमें ये जो 0 है ये सार्थक अंक नहीं है। लेकिन ये वाला जो 0 है वो प्रथम अशून्य अंक के बाद आ रहा है, 2 अशून्य अंकों के बीच में आ रहा है, तो ये है। तो यहाँ पर जो सार्थक अंक होंगे वो कितने होंगे बेटा, 3 होंगे। ठीक है, दोबारा सुन लो इस बात को। यदि संख्या एक से छोटी हो तो दशमलव बिंदु के दाईं ओर और प्रथम अशून्य अंक के बाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते। संख्या एक से छोटी हो तो दशमलव बिंदु के दाईं ओर और प्रथम अशून्य अंक के बाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते। ठीक है बेटा, ये आपका इसका तीसरा नियम हो गया। अब देखो आप चौथा नियम। इसका चौथा नियम ये, यदि संख्या में दशमलव बिंदु हो, यदि संख्या में दशमलव बिंदु हो तो अंतिम अशून्य अंक, तो अंतिम अशून्य अंक के दाईं ओर, अंतिम अशून्य अंक के दाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। कहने का मतलब ये बेटा कि जो अनुगामी शून्य है, अनुगामी, वो सार्थक अंक होते हैं। जैसे देखो ये आपने कोई संख्या लिखी 1.2, मतलब आपने ये कोई संख्या लिखी 0.02400 या 1.210, ठीक है। तो जिस संख्या में दशमलव हो, ये दशमलव है, उसमें अंतिम शून्य अंक के बाद आने वाले, दाईं ओर आने वाले या अनुगामी पीछे आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। तो इसमें सार्थक अंक कितने हो गए हमारे, सार्थक अंक इसमें हो गए 4। इसमें कितने हो गए, इसमें भी 4 हो गए बेटा। तो अगर संख्या, नियम क्या है, यदि संख्या में दशमलव बिंदु हो
यदि संख्या में दशमलव बिंदु हो तो उसमें अनुगामी शून्य का मतलब अंतिम अशून्य अंक के दाईं ओर आने वाले, अर्थात सबसे पीछे आने वाले जो शून्य होते हैं वो सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, अगला नियम देखो इसका। अगला नियम ये, यदि दशमलव बिंदु ना हो, यदि संख्या में दशमलव बिंदु ना हो तो अंतिम अशून्य अंक के दाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते। कहने का मतलब बेटा, अगर किसी संख्या में दशमलव नहीं है तो उसमें जो अनुगामी शून्य है वो सार्थक अंक नहीं होते। कहने का मतलब आप ऐसे देखो, जैसे ये है 1700, ठीक है, अब इसमें तो दशमलव नहीं है और ये बाद वाले जीरो है, तो ये आपके सार्थक अंक नहीं होते। तो अगर आपसे इसमें सार्थक अंक पूछे जाएंगे तो कितने होंगे? केवल 2। अगर ये संख्या इस तरह से लिखी, मान लो 10200, तो इसमें ये वाला जीरो इन दो के बीच आ रहा है इसलिए सार्थक अंक है, लेकिन ये बाद वाले जीरो ये सार्थक अंक नहीं है, तो इसमें जो सार्थक अंक होंगे वो कितने होंगे बेटा? 3 होंगे। ठीक है, तो नियम क्या हमारा? यदि संख्या में दशमलव बिंदु ना हो तो अंतिम अशून्य अंक के दाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते, ठीक है। लेकिन यहां पर एक अगला नियम इसी का बेटा, अगर संख्या में दशमलव बिंदु ना हो, यदि संख्या मापन द्वारा प्राप्त हो, भले ही दशमलव बिंदु ना हो, ठीक है, तो अनुगामी शून्य यानी बाद में आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। अनुगामी शून्य सार्थक अंक हैं। कैसे? जैसे आपका ये 700 लिखा है, अगर आप 700 में देखोगे तो एक सार्थक अंक है, लेकिन अगर मैं 700 मीटर कर दूं तो सार्थक अंक 3 हो गए। क्यों? मीटर आ रहा है, इसका मतलब ये जो दूरी है मापन द्वारा प्राप्त हुई है, और मापन अगर आ रही है तो फिर ये सार्थक अंक है। यही बात बताई पिछली में, यदि दशमलव संख्या नहीं है, देखो अगर दशमलव संख्या नहीं है और वो संख्या इस तरह से लिखी है तो ये जो शून्य है वो सार्थक अंक नहीं होगा। लेकिन अगर ये मान लो इस तरह से लिखी है सेंटीमीटर, यानी इसके मापन से प्राप्त है, तो फिर ये जो शून्य है वो सार्थक अंक होता है। ठीक है, ये इसका नियम हो गया। इसका अगला नियम देखो बेटा, अगला नियम देखो। अगला नियम ये, यदि किसी संख्या को 10 की घात के रूप में लिखा जाए, यदि किसी संख्या को इस तरह से लिखा जाए 2.3 गुणा 10 की घात प्लस के 10, या 1.47 गुणा 10 की घात -7, ठीक है, तो ये जो 10 की घातें होती हैं इनका सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सार्थक अंक केवल इस संख्या में देखे जाते हैं। जैसे इस संख्या में जो सार्थक अंक है वो कितनी है? 2 है। इसमें कितनी है? 3 है। तो यदि किसी संख्या को 10 की घात के रूप में लिखा गया हो तो 10 की घातों का सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 10 की घातों का सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम केवल संख्या में देखते हैं सार्थक अंक कितनी है। ठीक है बेटा, अगला देखो। अगला देखो बेटा, यदि संख्या में दशमलव के स्थान बदल दें तो सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे ये आपकी कोई संख्या है, इसमें आप दशमलव का स्थान बदल रहे हो तो आपके जो सार्थक अंक हैं वो जितने हैं उतने के उतने ही रहेंगे। संख्या में दशमलव बिंदु बदलने पर सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, अब एक बार इन सार्थक अंकों के नियमों को आप दोबारा देख लो। समझे, मैंने आपको पहला ये बताया कि सभी अशून्य अंक
सार्थक अंक होते हैं। दूसरा बताया कि अशून्य अंक के बीच में आने वाला शून्य सार्थक अंक होता है। तीसरा ये बताया यदि संख्या 1 से छोटी हो तो दशमलव के दाईं ओर प्रथम अशून्य अंक के बाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते। चौथा ये बताया यदि संख्या में दशमलव बिंदु है तो जो अनुगामी शून्य होते हैं वो सार्थक अंक होते हैं। पांचवा ये बताया यदि संख्या में दशमलव बिंदु नहीं है तो अनुगामी शून्य सार्थक अंक नहीं होते। अगला ये बताया यदि संख्या मापन से प्राप्त हो तो जो अंतिम अंक शून्य होते हैं, शून्य अंक होते हैं, वो सार्थक अंक होते हैं। यदि संख्या को 10 की घात के रूप में लिखा जाए तो 10 की घातों को सार्थक अंक में नहीं लेते। ठीक है। और अगला ये बताया कि अगर दशमलव की स्थिति बदल दी जाए तो सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखो मैंने आपको जो सार्थक अंक के नियम बताए वो ये हैं। मैंने आपको जो सार्थक अंकों के नियम बताए उनके ये उदाहरण है। आप देखो, पहला नियम ये है कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं, जैसे सारे अशून्य अंक सार्थक अंक है। दूसरा नियम ये है कि दो अशून्य अंकों के बीच में आने वाला शून्य सार्थक अंक होता है। तीसरा नियम ये है, तीसरा नियम बेटा ये आपका कि अगर संख्या 1 से छोटी है तो दशमलव के दाईं ओर प्रथम अशून्य अंक के बाईं ओर आने वाला शून्य सार्थक अंक नहीं होता। ठीक है। अगर दशमलव है तो अनुगामी शून्य सार्थक अंक है, दशमलव नहीं है तो अनुगामी शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे। ठीक है। अगर वो संख्या मापन से प्राप्त की गई है तो वो सार्थक अंक होंगे। 10 की घातों का सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और दशमलव की संख्या बदलने से सार्थक अंक की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये बेटा आपने सार्थक अंक पढ़े। ठीक है। आप इन्हें नोट करोगे, कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरे को बताओगे।